जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। यूक्रेन प्रेसिडेंट का सुझाव कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट की तरह रशियन प्रेसिडेंट को भी पकड़े यूएस फोर्सेस। भारत में बनेंगे इजरायली ओरिजिन के एंटी जैमिंग सॉल्यूशंस। भारत के लिए इजरायली ओरिजिन की लोरा से लेकर रैम्पेज मिसाइल्स। और 2025 में पाकिस्तानी आर्मी के कारनामों की एक नई रिपोर्ट। तो ऑफिशियली अब ये कंफर्म हो चुका है कि 3 जनवरी 2026 को जब अमेरिकन फोर्सेस ने वेनेजुएला पर हमला किया था तो इसी दौरान यूएस फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया है। और यूएस फोर्सेस की कस्टडी में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और वेनेजुएला के ऑफिशियल्स के विरोध के बावजूद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि जब तक कि वेनेजुएला में एक सेफ ट्रांजिशन नहीं हो जाता है तब तक वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा और वो उसका शासन संभालेंगे। दुनिया भर के कई सारे देशों ने, वर्ल्ड लीडर्स ने अमेरिका के इस एक्शन की कड़ी निंदा करी है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएन के इस एक्शन पर तत्काल मीटिंग भी बुलाई थी। इस पर भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कॉन्फ्लिक्ट पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करी है और वेनेजुएला के लोगों की सेफ्टी और वेल बीइंग के लिए भारत के सपोर्ट को दोहराया है। और भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से डायलॉग के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने पर जोर दिया है ताकि रीजन की पीस और स्टेबिलिटी सुनिश्चित रहे। और भारत इस इवॉल्व होती हुई सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। जबकि चीन की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को तुरंत ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को रिलीज करने के लिए कहा है और इस समस्या को डायलॉग और नेगोशिएशन के माध्यम से रिजॉल्व करने पर जोर दिया है। और चीन का यह कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को कैप्चर किया है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और बाकी जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है और साथ में अब ये भी क्लेम कर रहा है कि अब से वेनेजुएला को वो रन करेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है। और यूएस के इस एक्शन के बाद चीन जैसे देश को भी ताइवान पर सिमिलर से एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा भी मिल सकता है। और ये एक बार फिर से अमेरिका के दोगलापन को भी एक्सपोज करता है कि कैसे अमेरिका दुनिया भर में पीस की बातें करता है, डेमोक्रेसी की बातें करता है, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने की बात करता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो सब कुछ भूल जाता है, जैसे कि मानो अंतर्राष्ट्रीय कानून सबके लिए है सिवाय अमेरिका के। और जबकि यूएस के इस एक्शन पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें उनका यह कहना है कि मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, अगर डिक्टेटर्स के साथ ऐसा किया जा सकता है तो अमेरिका जानता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही उठा लिया तो अब अगली बारी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होनी चाहिए। खैर, अब हम आगे क्या ही कहें कि रशियन राष्ट्रपति और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूक्रेन के प्रेसिडेंट अगर एक ही जैसा समझ रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक और क्या ही हो सकता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से अमेरिका ने एक सिटिंग हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया है, उन्हें कैप्चर ही कर लिया है, तो निश्चित रूप से एक बिल्कुल ही खतरनाक ग्लोबल ट्रेंड शुरू कर सकता है। और फिर चाहे भले ही वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है वो करप्ट हों, उन्होंने बहुत सारे कांड किए हों, लेकिन फिर भी वेनेजुएला के वे एक सिटिंग हेड ऑफ स्टेट थे। और निश्चित रूप से इस तरह के जो एक्शन हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक तरह से मजाक ही बनाते हैं। बाकी यूएस के इस एक्शन पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कल भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली स्वदेशी तौर पर डिजाइन और बिल्ड की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जिसका नाम है समुद्र प्रताप, तो उसे औपचारिक रूप से कोस्ट गार्ड की सर्विस में कमीशन करेंगे। और इस वेसल को बनाने में 60% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो समुद्र प्रताप है इसे कई अलग अलग तरह की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जैसे कि मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सुरक्षित रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस वेसल को भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, जिसमें 30 mm की CRN-91 गन और 2 12.7 mm की स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स भी लगी हुई हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज तेजस की पहली उड़ान को कंडक्ट किए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, तो इसी खास अवसर पर एडीए ने 2 दिन के एक नेशनल सेमिनार को कंडक्ट किया था जिसकी थीम थी एरोनॉटिक्स 2047। और इसी सेमिनार को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि लगातार इवॉल्व होते हुए समय में भारतीय वायुसेना को ऑपरेशनली रेडी रखने के लिए एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी टाइमलाइंस हैं तो उनको समय पर पूरा करने की जरूरत है। बाकी ये जो सेमिनार है ये भारत की स्पेस टेक्नोलॉजीज के भविष्य को भी कवर करेगा और साथ में ये भी जानकारी सामने आई है कि तेजस मार्क 2 के अलावा LCA नेवी तो ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि तेजस का जो नेवल वाला वेरिएंट है वो अभी स्क्रैप नहीं हुआ है, तो उसको भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के बात वही है कि इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी तो वो अभी भी समय से पीछे चल रही है और अभी तक भारतीय वायुसेना के पास केवल 38 तेजस फाइटर से डिलीवर किए गए, जिनमें से 32 फाइटर्स हैं और 6 ट्रेनर वेरिएंट हैं।
इजरायली फर्म इन्फिनीडोम ने भारत के ग्लोबेस टेक्नोलॉजीज के साथ एक पार्टनरशिप करी है और जिसके तहत वे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में स्थानीय तौर पर GNSS, एंटी जैमिंग और नेविगेशन रेजिलियंस सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि निश्चित रूप से भारत की बढ़ती हुई UAV मार्केट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और इस पार्टनरशिप के तहत इन सिस्टम्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इनकी डिप्लॉयमेंट्स के लिए ऑन ग्राउंड सपोर्ट, फील्ड टेस्टिंग, इंटीग्रेशंस और लॉन्ग टर्म कस्टमर प्रोग्राम, तो ये सभी शामिल हैं। और ये भी बताया गया कि इजरायली फर्म के जो ये एंटी जैमिंग सॉल्यूशंस हैं, तो इन्हें ऑलरेडी इंडियन कस्टमर्स के साथ टेस्ट भी किया गया है, जिसमें भारतीय मिलिट्री के साथ फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 5 से 8 जनवरी तक UAE और श्रीलंका के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। उनकी पहली विजिट 5 से 6 जनवरी को UAE की होगी और फिर उसके बाद श्रीलंका की। और बाकी इस विजिट के दौरान उद्देश्य रहेगा दोनों देशों के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत करना, और इसी के तहत वे दोनों देशों की मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप से मीटिंग भी कंडक्ट करेंगे और दोनों देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक $8.7 बिलियन के डिफेंस एग्रीमेंट के हिस्से के तौर पर जो भारत है वो इसराइल से स्पाइस 1000 प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स की लगभग 1000 यूनिट्स को खरीदेगा। इसके अलावा भारत इजरायली ओरिजिन की लोरा मिसाइल्स को खरीदने की भी बेहद करीब है और लोरा मिसाइल्स के अलावा इजरायली ओरिजिन के ही आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल और रैम्पेज मिसाइल्स, तो भारत इनको भी खरीदने पर विचार कर रहा है। एक अपडेट यह है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि बांग्लादेश से फॉरेन नेशनल्स और आतंकियों की घुसपैठ को प्रिवेंट करने के लिए त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो कि सजेस्ट करते हैं कि क्रिमिनल पर्पसेस के लिए यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स हो सकती हैं। और इसी वजह से 28 फरवरी तक के लिए शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक बॉर्डर एरियाज को ही टारगेट किया गया है। और इसी बीच जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं। पिछले साल नवंबर में जो रेड फोर्ट के पास कार ब्लास्ट वाला मामला हुआ था, जिसका लिंक फरीदाबाद में बस्ट किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से निकला था, तो अब इसी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि इस व्हाइट कॉलर वाले टेरर मॉड्यूल में जो हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स शामिल थे, तो वो अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए घोस्ट सिम कार्ड्स और इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी इन्वेस्टिगेशन के खुलासे के बाद फिर जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसने निर्देश जारी किए थे कि जितनी भी ऐप बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, तो ये डिवाइस में मौजूद एक्टिव फिजिकल सिम कार्ड के साथ लगातार लिंक रहने चाहिए। यानी कि इनको कंटिन्यू रखने के लिए आपका जो सिम कार्ड है वो आपके डिवाइस पे होना चाहिए। और इस मामले पे हर एक आरोपी अपने साथ 2 से 3 मोबाइल हैंडसेट को भी कैरी कर रहा था, जिसमें से एक फ़ोन उनका क्लीन रहता था ताकि वो अपने रूटीन पर्सनल काम कर सकें और उन पर कोई शक भी ना हो, और बाकी दूसरे डिवाइसेस से वो इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की तरफ से एक एनुअल रिपोर्ट सामने आई है, जो कि 2025 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान में जो टोटल आतंकी हमले हुए थे, तो उनमें से सबसे अधिक हमले पाकिस्तान की सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हुए थे, जो कि है लगभग 455। और इन 455 हमलों में पाकिस्तान के 655 सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई और लगभग 873 घायल हुए हैं। और इनमें से जो अधिकतर हमले हैं तो उनको TTP ने अंजाम दिया है, वही संगठन जिसको पाकिस्तान के ISI ने ही बनाया था भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो बैकफायर कर गया। और पाकिस्तान की 2025 की जो किल्ड इन एक्शन वाली लिस्ट है, तो उसमें तो लगभग 36 ऑफिसर्स भी हैं। बाकी 2025 में जो सबसे ज़्यादा हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में हुए हैं, लगभग 413। फिर उसके बाद बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, कराची, सिंध और फिर गिलगित बाल्टिस्तान। और जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ट्रूप्स की कैजुअलिटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स की ही है। दुनिया की वही नंबर 1 आर्मी जो खुद की घर की समस्या को संभाल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करने से पीछे नहीं हटती है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1996 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर राजीव कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आज ही का वो दिन है जब 2001 में भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने अपनी पहली उड़ान कंडक्ट करी थी। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि तेजस की सबसे पहली उड़ान को कंडक्ट करने वाले पायलट कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।